Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the revolutions and everyday life. The revolution and everyday life. देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर बताया गया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, रिवॉल्यूशन का ऑल परसेप्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। और रिवॉल्यूशन चलते वक्त उस टाइमिंग पीरियड में सोशल जनरेशन जो था उसमें एवरीडे लाइफ स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंसिटी है, एवरीडे लाइफ को देख के क्या क्या पता चला है जो रिवॉल्यूशन का टाइमिंग में ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। और एवरीडे लाइफ कंडीशंस में रिवॉल्यूशन का कौन सा इम्पैक्ट था, सोशल पॉपुलेशन क्या क्या एक्टिविटीज़ में इंक्लूड था, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा था, मेंटली स्ट्रक्चर कैसा था, हर जगह का यहाँ पर डिस्कस किया गया है जहाँ पर एवरीडे लाइफ का मेन परसेप्शन का जगह बताया गया है। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। जैसे देखो पॉलिटिकल चेंज कैसे हुआ था, उसमें क्लॉथ ऑफ पीपल का क्लॉथ कैसा था, लैंग्वेज कैसा था पॉपुलेशन का, और क्या क्या उसका स्पीकिंग एक्टिविटीज़ क्या था, कैसे बात करता रहा था, क्या क्या बात हो रहा था सोसाइटीज़ का, और जो स्ट्रक्चर है अलग अलग जगह है, अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मेन पार्ट जो है वहाँ पर किसका बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो रहा था और कौन सा बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था। द बुक दे रीड, इस बुक से तुम लोग को पता चलेगा। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लिव्स ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन जगह है, जिस टाइमिंग में रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऑल स्ट्रक्चरेबिलिटी रेडी हो गया था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। एक जगह से लेके ऑल अदर्स प्लेस में रिवॉल्यूशन का बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था, उसका ऑल परसेप्शन प्रोग्रामिनेशन रेडी हो रहा था। टोटल जो जनरेशन का जो प्रोग्रामिनेशन है वो टोटली चेंज हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टाइमिंग पीरियड को मोस्टली याद रखो और उसका नीचे अंडरलाइन करके रखो। 1789, the years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. इस टाइमिंग में, इस ईयर में फ्रांस में बहुत सारा चेंजेस हुआ था। कहाँ पर? लिव्स, पॉपुलेशन जो लिव करता था उसमें देखो मैन का चेंजेस देखा गया था, वोमेन कैटेगरीज में वोमेन जनरेशन में चेंजेस देखा गया था, और चिल्ड्रन मीन्स जिसको बच्चा बोला जाता है उसमें भी चेंज देखा गया था रिवॉल्यूशन का बारे में। उसको देख के भी रिवॉल्यूशन का बारे में टोटल जगह पता चलता है। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टूक इट upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday life. देखो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो प्रोग्रामिनेशन है, नया प्रोग्रामिनेशन रखा था रिवॉल्यूशन का बारे में। और देखो उसमें देखो वर्ल्ड का जो ट्रांसलेट है आइडिया ऑफ लिबर्टी का लिए, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम का आइडिया जो है ऑल पॉपुलेशन में देखा गया था। सब लोग फ्रीडम का बारे में ऑल टाइम सोच रहा था, मतलब कोई भी बिजी रह के मतलब अनफ्रीडमली कुछ भी काम कोई करने में राजी नहीं था। तो फ्रीडम का प्रोग्रामिनेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह बताया गया है। सब वर्क जो है वो फ्रीडमली होना चाहिए, इक्वली सबको, सब कैटेगरीज में, सोसाइटीज़ में जितना सारा कैटेगरीज के पॉपुलेशन रह रहा था उसका जो इक्वलिटी सबका रहना चाहिए, ठीक। तो इक्वलिटी का लिए भी वो लोग वर्क करने के लिए रेडी था। Once important law that came into effect soon after the storming of the Bastilles in the summers of 1789 was abolition of censorship। एक इम्पॉर्टेंट लॉ का बारे में बताया गया है, कहाँ पर? वेस्टाइल, और कौन सा टाइमिंग में? समर टाइमिंग में। टाइम देखो बताया गया 1789, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइमिंग है, उस टाइम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसको याद रखो। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इसका नाम है। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक, न्यूज़पेपर, प्ले could be published or performed only after they had been approved by the censors of the making। रिवोल्यूशन हो रहा है, इसका बारे में उसको हर जगह में दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में इसका बारे में ही बताया जा रहा है, बुक्स में इसका बारे में बहुत सारा बुक लिखा जा रहा है,
क्या क्या चेंजेस आ रहा है इसका बारे में। और प्ले जो है बहुत सारा गेम भी इसका पीछे बनाया गया है जो रिवोल्यूशन का बारे में, क्योंकि चिल्ड्रन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था। हर कास्ट में, हर कैटेगरीज में लोग सिर्फ रिवोल्यूशन का लिए सबसे ज़्यादा बिजी था। रिवोल्यूशन के बारे में सब लोग सोच रहा था। Now the declarations of the right of man and citizen proclaimed freedom of speech and expressions to be a natural right। जो मैन था, सिटीजन था, पॉपुलेशन का जो मतलब जो सिटी में रह रहा है हर एक सिटीजन, प्रोक्लाइम्ड, वो लोग क्या विश्वास करता था कि फ्रीडमली स्पीच बोलना, मतलब फ्रीडमली हर एक काम होना चाहिए। किसी जगह में बात बोलना है तो फ्रीडमली बोलना चाहिए। एक्सप्रेशंस ऑफ द नेचुरल राइट, यही हम लोग का नेचर हम लोग को सिखाया है कि फ्रीडमली हर काम करना चाहिए। और फ्रीडमली जो काम किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा पीस है। पीस मीन्स शांति जिसको बोला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पीस है। जो काम फ्रीडमली किया जाता है उसी में सबका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। देन उसके बाद देखो न्यूज़पेपर्स, pamphlets, books and printed picture flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside। न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट में, बुक्स में और जितना सारा प्रिंटेड पिक्चर था वहाँ पर देखो फ्लडेड, मतलब फ्लड हो रहा है ऐसा पिक्चर में। टाउन ऑफ द फ्रांस वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, वो जगह कंट्री से लेके हर जगह में वो फैल रहा है। बहुत ही रैपिडली मीन्स बहुत ही मतलब तेज़ी से बोल सकते हो उसको, एक जगह से और एक जगह उसका बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में चर्चा हो रहा है। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। सब लोग फ्रांस का जो हर जगह से मतलब चेंजेबिलिटी जो है इसका बारे में प्रोग्रामिनेशन रख रहा है। जो चेंज हो रहा है वो जनरेशन में हर जगह में उसको देख रहा है। फ्रीडम of the press also meant that the opposing view events could be expressed। फ्रीडम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यूज़ है जो सबका एक्सप्रेशन का लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में तुम लोग को बताया गया है कि सोसाइटी में कैसा कंडीशन चल रहा था जब रिवोल्यूशन है। एवरीडे जो लाइफ है हम लोग का, सुबह उठने से लेकर रात तक का जो लाइफ सिस्टम है, उस लाइफ सिस्टम में क्या क्या चेंजेबिलिटी देखा जा रहा था किसमें, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिस टाइमिंग में फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था। Each side sought to convince the others of its positions through the medium of print। Play, song and festivals processions attract large number of people। सबसे ज़्यादा पीपल प्ले में मतलब गेम में, सॉन्ग्स में, बहुत सारे फेस्टिवल जो चल रहा था फेस्टिवल में अट्रैक्टेड था। सब लोग का मतलब ज्वाइंट होने का प्रोग्राम था, ज्वाइंट होने का ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर रहा था लोग प्लेज में, सॉन्ग्स में और फेस्टिवल में जो फ्रेंच सोसाइटी में चल रहा था उस टाइमिंग में, जिसका डेवलपमेंट हो रहा था। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट व्हिच ओनली ए हैंडफुल एंड एजुकेटेड पीपल कुड रीड। जो फिलोसोफर है, पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब सब लोग जो जस्टिस का बारे में सोचता है कि रूल जो है वो सबका लिए सेम होना चाहिए, रेगुलेशन जो है सबका लिए एक रहना चाहिए, उसका बारे में फिलोसोफर भी अट्रैक्ट किया था किसको, पॉपुलेशन को। और फिलोसोफर का जो मतलब मेंटेलिटी है, जो स्पीच है, उसको देख के लोग आगे बढ़ रहा था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अराइव कर रहा था, रीड कर रहा था, मतलब रिवोल्यूशन चारों ओर फैल गया था। इन 18 दिन उसके बाद देखो इन, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे का जगह देखो, एक फिगर दिखाया गया है मार्टल एड्रेसिंग, जो सोसाइटी का जगह मतलब ड्रॉ किया है वो रिवोल्यूशन जो चल रहा था फ्रेंच रिवोल्यूशन, वहाँ पर सोसाइटी का कैसे स्ट्रक्चर था, क्या क्या हो रहा था, इस फिगर में, इस ड्राइंग में वो दिखाया गया है। कंक्लूजन में देखो, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्रोन्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 साल में नेपोलियन बोनापार्ट हिमसेल्फ हुआ, मतलब एम्पायर हुआ कहाँ का, फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्क्यूर द नाइबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, द क्रिएटिंग किंगडम वेयर द प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उसका क्या प्रोग्राम था, यूरोप का, फ्रांस का सराउंडिंग जितना सारा कंट्रीज है सबको कैप्चर करना, सारे नाइबरिंग कंट्रीज को
मतलब कैप्चर करना है, मतलब 1 बाय 1 उसको ले लेना। और जो ये फ्रांस का पावर है, फ्रांस का एनर्जी है, वो यूरोप में हर जगह में फैलने का कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था ऐसा कंडीशन? नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट जगह है फ्रेंच सोसाइटीज़ में। 1804 में वो सिंहासन में बैठा। नेपोलियन सॉस हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन क्या किया था? यूरोप का मॉडर्नाइजेशन करने का पीछे एक इम्पॉर्टेंट रोल था उसका। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द partitions of private property and a uniform systems of weight and the measures provided by the decimal system। so decimal बहुत सारा रूल्स बनाया था, बहुत सारा रेगुलेशन बनाया था, जिससे सब लोग को बहुत सारा फायदा हो रहा था। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज़ में। कौन बनाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। और क्या किया था वो? बहुत सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको डेवलप किया था। डेसिमल सिस्टम जो है उसका भी डेवलपमेंट कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियंस एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। वो सब पीपल को फ्रीडम देना चाहता था। पॉपुलेशन में एक फ्रीडमली माइंड रहना चाहिए, फ्रीडम नहीं रहेगा तो किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये धारणा को सबसे ज़्यादा एक्सटेंड किया था नेपोलियन बोनापार्ट। बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू व्यू इट एवरीवेयर एज एन इन्वेंसिंग फोर्स। नेपोलियन का जो आर्मी था वो हर जगह में अपना पावर दिखा रहा था और वो लगता हर जगह को ट्रैवल कर रहा था, घूम रहा था। ही वॉज फाइनली डिसाइडेड द वाटरलू इन 1815। वो लास्ट तक डिसाइड कर लिया 1815 में वाटरलू का जो वार है। मैनी ऑफ हिज मेजर्ड that carried the revolution's ideas, liberty and modern laws to other parts of Europe had the impact of the people long after Napoleon had left। नेपोलियन का लेफ्ट होने के बाद भी पॉपुलेशन इसका बारे में हर टाइम में सोच रहा था कि पॉपुलेशन मतलब यूरोप का कितना डेवलपमेंट हुआ है, किसका वजह से? नेपोलियन का वजह से। जो रूल बनाया था पॉपुलेशन के लिए, रेगुलेशन बनाया था आर्मीज़ का लिए, तो उससे सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब पोजीशन मिला, डेवलपमेंट हुआ। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहले ही बताया कि लिबर्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रेस्पेक्टिव। तो लिबर्टी का जो आइडिया है उसी का साथ साथ फ्रेंच सोसाइटी में लिबर्टी का आइडिया जो है, रिवॉल्यूशन का लिए जो लीगेसी है, हर लोग स्वाधीन रह के फ्रीडमली हर वर्क करना चाहता है, उसी को लिबर्टी बोला जाता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीछे रह गया है। दिस स्प्रेड फ्रॉम द फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोपियन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वेर एबोलिश्ड। उसके बाद यूरोप में फ्यूडल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। किस टाइम में? 18th सेंचुरी में। ठीक है, थैंक यू। इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद सोशलिज्म एंड यूरोप एंड द रूसियन रिवॉल्यूशन जो चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग का नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट कर दूँगा। और जहाँ तक हुआ है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ लेना और इसको अच्छा से रीड करना, इस चैप्टर को, बुक को भी अच्छा से रीड करना। ठीक है, थैंक यू।